चले बेटा, सबसे पहले तो आप में से जिस जिसका पेपर अच्छा हुआ है प्लीज रेज योर हैंड्स। एंड आई होप कि अच्छा ही हुआ होगा। पेपर बहुत आसान था आज का। दोनों पेपर ही आसान थे, प्रेसी का भी और आपका ये जो है ऐसे का भी। और ऐसे के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें वही थी जो हमने किसी ना किसी जगह पर जो है वो डिस्कस की हुई है। तो ये जो क्विक रिवीजन सेशन था इसके अंदर हमने ज़्यादा जो है वो डिटेल में जाके चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे जो है वो टॉपिक्स बच्चों को आने चाहिए थे और पेपर अच्छा ही होना चाहिए था। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हमने अच्छा काम किया है। और ये जो आपका क्या कहते हैं वुमेन से रिलेटेड जो टॉपिक था इसके ऊपर सोवरेनिटी को पॉलिटिकल साइंस में बड़ा डिटेल में पढ़ा था। सोशल मीडिया के ऊपर हमने काम किया और गवर्नेंस के ऊपर भी हमारे जो है वो काफ़ी सारे टॉपिक्स थे। तो मेरे ख्याल में ये जो है वो किसी के लिए ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए था। बट पेपर की सिचुएशन ऐसी होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। बहरहाल आप लोगों ने जो जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे आप लोग मैसेजेस पे बताना शुरू करें। और मैं जो है ना आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन से टॉपिक का क्या मतलब था और आपसे जो है वो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था। आप लोग मैसेजेस करते रहे, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ आप लोगों के कि आपने कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट किया था। देखिए बेटा, जो पहला टॉपिक है आपका सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स रादर देन इकोनॉमिक फैक्टर्स आर बैरियर्स टू फीमेल एजुकेशन। बस ये 10 मिनट की क्लास है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो आपके उर्दू की क्लास में मिलेंगे और रात के टाइम पे फिर पाकिस्तान अफेयर्स में आपको मैसेजेस के थ्रू कवर करवाऊंगा। बेटा इस डोमेन को जो है ना बेटा 2023 मेंशन्ड है ऊपर। अ, जो क्या उसको बोलते हैं, एक मिनट रुक जाए। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? लेट मी कंफर्म। पेपर के ऊपर बेटा क्या लिखा हुआ था? 23 मेंशन था या 25 तो नहीं हो सकता? 23 होना चाहिए। हाँ जी, 23 ही मेंशन्ड है इसके ऊपर। तो बेटा इस टॉपिक को आप जरा समझ लें, उसके बाद आपके लिए लिखना बहुत आसान था। जिन्होंने जेंडर स्टडीज पढ़ी थी उनके लिए तो मसला नहीं होना चाहिए था। ये टॉपिक कहता है कि जो सोशल स्टीरियोटाइप्स हैं, यानी कि सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, लाइक फोर्स्ड मैरिजेस, आपकी जो है वो सोशल आइसोलेशन, आपकी जो है वो अर्ली मैरिजेस, आपकी जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, उसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गई, लड़कों को लड़कियों के ऊपर प्रेफरेंस दिए जाना, वो चीजें ज्यादा जो है वो रोल प्ले करती हैं फीम या वो चीजें ज्यादा रुकावट है खवातीन की तालीम में रादर देन इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब देखिए बेटा, दोनों चीजों का ही रोल है। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रुकावट हैं और सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स भी रुकावट हैं। लेकिन थोड़ा सा वेटेज हम ज्यादा देंगे सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स को, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपको पता चल जाता है कि हुकूमत ने आर्टिकल 25A के अंदर ये वाजे तौर पे बताया हुआ है कि 5वीं क्लास से लेकर 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चों को बेसिक प्राइमरी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसके अलावा हमारे माजी में परवेज इलाही के दौर में, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में खवातीन को जो है वो वजीफे भी दिए गए हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाती रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो ओवर पावर हो जाते हैं, वो थोड़े से कंपनसेट हो जाते हैं। लेकिन सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो हमेशा ज्यादा रहते हैं। तो दोनों फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो पॉवर्टी है, ठीक है, पॉवर्टी है। और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो आपकी क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कुछ इलाके हैं जो बैकवर्ड हैं, जहां पर लोगों के पास काम करने को नहीं है, जॉबलेसनेस की वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दे सकते। तो दोनों फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो दोनों का ही सोल्यूशन जो है वो मिला के जो है वो आपको क्या कहते हैं फीमेल एजुकेशन के रास्ते की रुकावटें जो है वो खत्म करनी थी। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई बात की कि किसी एक की साइड नहीं लेनी थी आपने। किसी एक की साइड नहीं लेनी थी आपने, दोनों फैक्टर्स को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना था कि दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। हाँ हाँ, थोड़ा सा स्टीरियोटाइप सोसाइटी के जो है वो थोड़ा सा ज्यादा जो है उनको वेटेज मिल जाएगी। उसके बाद बेटा आपका दूसरा टॉपिक था सोवरेनिटी। सोवरेनिटी, रियलिटी और मिराज। मतलब जो आजकल सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी कहते हैं स्टेट्स की जो पावर होती है, स्टेट्स की अपने मामलात को खुद डील करने की, कोई बाहर का मुल्क हमारे मामलात में इंटरफेरेंस ना कर सके, इसको सोवरेनिटी कहते हैं। हमारे मुल्क में जो हम करना चाहे हम कर सकते हैं, कोई हमें रोकने वाला ना हो, ये हमारी सोवरेनिटी है। तो क्या आज के दौर में सोवरेनिटी रियलिटी है या मिराज है?
देखिए बच्चे, इसमें आप दोनों एस्पेक्ट देख सकते हैं। सोवरेनिटी रियलिटी में भी और सोवरेनिटी मिराज में भी। मिराज में ज्यादा नजर आती है क्योंकि आज जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन होगी बेटा, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं। फिर उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आपके ऊपर असरअंदाज होती है, जैसे ग्रीन पीस हो गई, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल होगी, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो गई। तो वो क्या करती हैं, वो डायरेक्टली आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं और आपको फैसले अपने हिसाब से जो है वो करने पर मजबूर करती है। जैसे आईएमएफ पाकिस्तान को जब लोन देता है तो पाकिस्तान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, तो हमारी सोवरेनिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह हम जब किसी मुल्क के साथ इत्तेहाद करते हैं या किसी अलायंस में जाते हैं तो तब भी हमारी सोवरेनिटी जो है वो थोड़ी सी चेंज होती है। जैसे नेटो कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज ने आपस में इत्तेहाद किया हुआ, तो वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मामलात में, एक दूसरे के जो है वो सिक्योरिटी मामलात में जो है वो अपनी इनपुट ऐड करते हैं। ये जो शेंजन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, वहां पर भी सोवरेनिटी जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गया। फिर सोशल मीडिया का राइज हो गया, सोशल मीडिया के राइज के बाद भी सोवरेनिटी थोड़ी सी जो है वो क्या कहते हैं, डिस्टर्ब हुई है। बॉर्डरलेसनेस की सूरत हाल जो है वो ज्यादा पैदा हो गई है। तो एक बैलेंस्ड सिचुएशन जो है वो सोवरेनिटी के लिए होनी चाहिए। लाइक नेशनल आइडेंटिटी जो है वो उसको मेंटेन करके रखना जो है वो जरूरी है। जैसे ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट में क्या हुआ था, ब्रेग्जिट में यूके ने जो है वो अपनी यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट किया था ताकि वो अपनी जो लैंड है उसके ऊपर कंट्रोल, अपने जो कवानीन है उसके ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल रख सके, किसी और का कंट्रोल ना हो। थोड़ी सी लिमिट, थोड़ी सी जो है वो आपको तब्दीलियां लानी पड़ेगी टू रीअसर्ट योर नेशनल आइडेंटिटी। कोऑपरेटिव सोवरेनिटी जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करके आप सोवरेनिटी को रियलिटी मौजूदा टाइम के साथ बैलेंस कर सकते हैं। बहरहाल ये टॉपिक भी आसान था, इसमें ज्यादा वेटेज जो है वो आज के दौर में मिराज को जानी थी कि आज के दौर में जो सोवरेनिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है स्टेट्स की। माजी में ज्यादा होती थी जब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन ये मॉडर्न जो है वो, मैं मिराज का ही बताया ना बेटा कि आजकल जो है वो ये सिर्फ इल्यूजन है। आजकल सोवरेनिटी कोई नहीं है। सोशल मीडिया में आप एक दूसरे के मुल्क में मुदाखलत दे सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो गए आप। तो वो सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी कि सोवरेनिटी के चैलेंजेस कौन से हैं, वही आपने मिराज के अंदर पॉइंट्स लिखने थे। उसके बाद सोशल मीडिया जो है वो, डज सोशल मीडिया, क्या टॉपिक था बेटा, मैंने इसको डबल टाइप कर दिया है। को बच्चा टॉपिक को रिपीट करेगा ये वाला, डज सोशल मीडिया शायद प्रमोट सोशल डिवीजन और प्रमोट इंक्लूसिविटी। तो बेटा इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये लोगों को इकट्ठा करते हैं या लोगों को एक दूसरे से दूर करते हैं। इन्होंने लोगों को कनेक्ट किया है या लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन जो है या कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको बढ़ावा दिया है। तो आपके ख्याल में इसकी दोनों साइड्स लिखनी थी। सोशल मीडिया डीपन्स डीपन्स आ गया, दोनों साइड्स आपने डिस्कस करनी है कि सोशल मीडिया जो है वो सोशल डिवीजन भी करता है और इंक्लूसिविटी को भी जो है वो प्रमोट करता है। ठीक है, लाइक ये लोगों को आपस में कनेक्ट करता है अक्रॉस द वर्ल्ड। मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज होती हैं उनको सपोर्ट करता है, उनकी आवाज बनता है। अवेयरनेस फैलाने में जो है वो इसका अपना रोल है। आप जो क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स जो मूवमेंट चलती हैं लाइक ब्लैक लाइव मैटर्स, मी टू मूवमेंट, उसमें लोगों को जो है वो ये कनेक्ट करता है, लोगों की ओपिनियन को बिल्ड करने में मदद करता है। पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जो है वो अवाम को इकट्ठा कर देता है, एक प्लेटफॉर्म पे ले जाता है, यूनिटी क्रिएट कर देता है। तो ये क्या कहते हैं, इंक्लूसिविटी तो लेके आता है, साथ में डिवीजन भी करता है। डिवीजन कैसे करता है, लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनते हैं, उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं जिनके साथ उनकी ओपिनियन मैच करती है, जिनके साथ जो है उनके व्यूज मैच करते हैं, जिसको हम इको चैम्बर्स बोलते हैं। सोशल मीडिया पे फिर स्प्रेड की जाती है मिस इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू भी आप क्या करते हैं, आप लोगों में डिवीजन क्रिएट करते हैं।
फिर हेट स्पीच सोशल मीडिया पे आती है जो कि सोशल डिवीजन की वजह बनती है। साइबर बुलिंग के जरिए आप जो है वो लोगों को आपस में डिवाइड करते हैं। आप प्रोपागेंडा, सोशल मीडिया पे जो मनफी प्रोपागेंडा होता है थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन, वो उसका इस्तेमाल करके आप जो है वो क्या करते हैं, लोगों को डिवाइड करते हैं। ठीक है। आप डिफरेंसेस को बढ़ाकर दिखाते हैं रादर देन उनको कम कर रहे हैं। तो यहां पर आपने दोनों को डिस्कस करना, तो फिर आखिर में आपने रोल बताना था कि इनको बैलेंस कैसे किया जा सके, या सोशल मीडिया के जो फैक्टर्स हैं उनको, जो डिवीजन क्रिएट करते हैं, उनको कैसे कम किया जा सके। तो उसके लिए यही है कि आप रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया प्रमोट करें। ठीक है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस बात को इंश्योर करें कि जो कंटेंट वहां पर जो दिखाया जाता है या कंटेंट शेयर किया जाता है वो डिवीजन क्रिएट ना करता हो। लोगों को डिजिटल लिटरेसी की बारे में बताएं, अवेयरनेस दें कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, किस तरीके से वो कंफर्म कर सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो मिस इन्फॉर्म्ड है या वो फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से बेटा आपने इसके ऊपर बात करनी थी, एंड आई होप आप लोगों ने इसी तरीके से बात की होगी। मुझे बताएं ये बेटा, अभी तो 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। अगर थोड़ा सा आप रिलैक्स होके इसको करें तो ये मेरे ख्याल में इनके ऊपर बड़ी बातें की जा सकती हैं। पर्टिकुलरली सोशल मीडिया वाले टॉपिक पे तो बहुत ज्यादा बात की जा सकती थी। अगर मैं पेपर देने जाता तो मेरी 2-3 चॉइस होती। एक मैं ऑप्शन नंबर 6 के ऊपर जाता, या फिर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, या नंबर 1 के ऊपर। ये 3 मेरी जो है वो बेहतर चॉइस होती, क्योंकि इन 3 के ऊपर जो है वो ज्यादा बातें कर सकते हैं, ज्यादा आपके पास कंटेंट सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन रिड्यूसिंग और एग्जर्सरबेटिंग द पॉवर्टी। बेटा ग्लोबलाइजेशन से पॉवर्टी कम हो रही है या पॉवर्टी बढ़ रही है? ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात की थी। इसमें दोनों काम हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के, जब आपको, अगर आपने ये समझना है ना, अगर आपने ये समझना है, अगर आपने बेटा ये समझना है कि हमें किसकी तरफ जाना है, हमें एक साइड पे रिड्यूसिंग की तरफ जाना है या इंक्रीजिंग की तरफ जाना है, तो आपको सबसे पहले इसका बेसिक टॉपिक देखना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे बेसिक टॉपिक पेपर में पूछा जाता है वो होता है ग्लोबलाइजेशन, इट्स प्रॉज एंड कॉन्स। ग्लोबलाइजेशन के नुकसानात क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या हैं। वो टॉपिक हमें क्लियरली बता देता है कि जब भी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कोई टॉपिक आएगा तो उसमें इसकी दोनों साइड्स देखनी है। अब यहां पर सिर्फ पॉवर्टी के हिसाब से देख रहे हैं। अगर आपको कह दिया जाए ग्लोबलाइजेशन ये इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर करता है या इंटरनेशनल रिलेशंस को खराब करता है, तो अगेन प्रॉज एंड कॉन्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो खराब हो रही हैं या उनको बेनिफिट हो रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या कहते हैं, ये जो पॉपुलिज्म है इसको प्रमोट कर रही है या इसको डिमोट कर रही है, दोनों काम कर रही है। इकोनॉमी को बढ़ा रही है या इकोनॉमी को जो है वो प्लमेटिंग कर रही है, दोनों काम कर रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में यहां पर आपने पॉवर्टी के बेनिफिट्स इसके बताने थे कि किस तरीके से पॉवर्टी को रिड्यूस करती है, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह बनती है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जॉब क्रिएशन होती है, आप जो है वो आपको ग्लोबल मार्केट तक एक्सेस होती है। अब देखिए ना कि आप पहले सिर्फ अपने मुल्क में खरीदारी करते थे, अब बाहर का बंदा बैठ के आपसे खरीदारी कर सकता है। आप पाकिस्तान में बैठकर कहीं से भी कोई चीज जो है वो ई कॉमर्स के थ्रू खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो है, पहले जो है वो आप अपने शहर में ही पढ़ सकते थे, अब आप यहां पर बैठे हुए बहुत सारे बच्चे, मेरे पास ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं। और ऐसे बच्चे भी हैं जो बड़े शहरों से भी पढ़ रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो उन एरिया से पढ़े जहां पर उन्हें बेचारों को थोड़ा सा घर से बाहर निकल के किसी ऐसी जगह को ढूंढना पड़ता है जहां पर सिग्नल्स आते हैं, तो वहां से बच्चे भी क्लासेस ले रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो गया कि आप अपने मुल्क में भी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, बाहर से भी कनेक्ट हो गए, और आपकी जो है वो क्या कहते हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ये वजह बन रही है। उसके बाद जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, एक मुल्क में जो इनिशिएटिव लिया जाता है उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे जाता है, तो उससे भी पॉवर्टी रिड्यूस होती है। कंट्रीज आपस में मिलके पॉवर्टी रिडक्शन में काम करते हैं, जैसे पाकिस्तान चाइना जो है वो पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करें, पाकिस्तान चाइनीज मॉडल को फॉलो कर रहा है पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए। सो ये ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं। लेकिन अगर ग्लोबलाइजेशन के नुकसानात देखें तो बेटा एक तो ये जो है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है।
जैसे हमने देखा कि जो फ्रीलांसिंग में जो अमेरिका में बैठा शख्स पाकिस्तानियों से काम करवाता है, तो पाकिस्तानियों को मिनिमम कम से कम पैसों में जो है वो चार्ज करता है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन जो है वो वुमेन को भी एक्सप्लॉइट करती है। जब आप जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं तो वहां पर आप वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि किस तरीके से कोर कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी जो लोकल इंडस्ट्री होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। उसके अलावा आपको डेवलप्ड नेशंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करना पड़ता है। इन जब आप कहते हैं कि सारी चीजें हम ऑनलाइन ही बना बना कर लेंगे, तो फिर जो है वो आपको डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर जो है वो डिपेंड करना पड़ता है। बहरहाल आपको आइडिया समझ आ गया, इसके पॉइंट्स आप निकाल के पढ़ सकते थे। और बेटा मैं भी इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां पे इसको देख लीजिएगा। ब्रेन ड्रेन जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आइडियल गवर्नेंस मॉडल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए आइडियल गवर्नेंस मॉडल। देखिए बच्चे, इसको ना बच्चे पहले फौरी तौर पे समझ के आ गए कि शायद हमें जो है ना को दुनिया के 3 4 मॉडल जो है वो निकालेंगे, और उनसे जो है वो हमने पाकिस्तान को कंपेयर करना। देखिए बच्चे, ये जो टॉपिक था इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इनको माइंड में रखते हुए पाकिस्तान को किस किस्म की गवर्नेंस जो है वो, या किस किस्म का गवर्नेंस सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, गवर्नेंस मॉडल। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि एक आइडियल गवर्नेंस के जो है वो, आइडियल गवर्नेंस के फीचर क्या होते हैं। आइडियल गवर्नेंस के फीचर होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है वहां पर जुडिशरी आजाद होती है, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, वहां पर अकाउंटेबिलिटी होती है, वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, वहां पर माइनॉरिटी राइट्स होते हैं, वहां पर जो है वो जस्टिस, सोशल जस्टिस होता है, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। ठीक है, वहां पर पावर शेयरिंग होती है, सिंगल जो सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो नहीं होती उसमें। बिल्कुल ठीक किया है। उसके बाद अब ये तो हो गया पाकिस्तान के जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके चैलेंजेस क्या हैं। आइडियल पाकिस्तान के जो गवर्नेंस है उसको चैलेंजेस कौन से हैं? वही वाले, हमारे यहाँ पर करप्शन है, हमारे यहाँ पर लिंग्विस्टिक क्राइसिस हैं, हमारे यहाँ पर एथनिक डिवीजन्स हैं, हमारे यहाँ पर मैस इलिटरेसी है, हमारे यहाँ पर ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन जो है रिजीम्स बैठी हैं, यानी कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो है वो टेररिज्म है। ठीक है, तो आइडियल गवर्नेंस पाकिस्तान के लिए क्या होगी? आइडियल गवर्नेंस होगी बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जहां पर तमाम लोग साथ चलें। यहां पर फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, जिसमें तमाम सूबे अपने अपने मामलात को खुद देख सकें। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए इस्लामिक प्लस वेस्टर्न डेमोक्रेसी का। ठीक है, इस्लामिक प्लस, बेटा इसमें एग्जांपल में तो डेफिनेटली आप किसी भी मुल्क की एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो सेटअप होना चाहिए, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर आपको हर किस्म के लोग मिलते हैं, लिबरल भी, कंजर्वेटिव भी, दरमियान वाले भी, जो दोनों साइड पे बराबर चलते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए इस्लामिक और वेस्टर्न जो है वो सिस्टम का, जिसे हम हाइब्रिड मॉडल कह सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए गवर्नेंस का। यहां पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहां पर कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, यहां पर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। यही चीजें जो है वो आपने डिस्कस करनी थी आइडियल गवर्नेंस के मॉडल में। और साथ आप किसी भी कंट्री की एग्जांपल दे सकते थे, फ्रांस की, अमेरिका की। अब कुछ बच्चे बात कर रहे थे चाइना की। बेटा चाइना जो है वो, उसमें ना तो डेमोक्रेसी है चाइना में, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना चाइना में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। चाइना के अंदर अथॉरिटेरियन रूल है। अब किस हिसाब से जो है वो चाइना की एग्जांपल देंगे या रशिया की एग्जांपल देंगे? ठीक है, आपको मजबूरन वेस्टर्न सिस्टम की जो है वो एग्जांपल देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट लिख देते जिसमें आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर जो है वो ये चीज सेट हो सकती है, तो फिर आप जो है वो डेफिनेटली इसको ऐड करें। अदरवाइज यूएस की एग्जांपल बिल्कुल देनी पड़ेगी आपको, यूके की देनी पड़ेगी। बस गुड हो गया है। बिल्कुल सही बेटा, सही बात कह रहे हैं। तो अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं।
सिर्फ 1 मिनट बेटा, रुक जा, मैं 1 मिनट आता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी बेटा, अगला टॉपिक है चेंजिंग कॉन्टोर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। कॉन्टोर्स कहते हैं खाके को, नक्शे को, शक्ल को। ठीक है। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टोर्स जो चेंज हो रहे हैं, उसमें आपने क्या बात करनी थी। और बेटा इसमें जब उसने वर्ड कहा है चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ, या चेंजिंग कॉन्टोर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें बेटा आपने सबसे पहले तो बताना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले किस तरीके की थी। कि मतलब हम लोग जो है वो अर्ली टाइम में अमेरिका के इत्तेहादी रहे, फिर उसके बाद हमने नॉन अलाइनमेंट को चूज कर लिया, फिर हमने अफगान जिहाद में भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है। फिर 9/11 हो गया, 9/11 के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी फिर प्रो अमेरिका हो गई, हम अमेरिका वाली तरफ शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद 2010 के बाद अगेन हमारी जो है वो फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर आपने बताना है कि की फैक्टर्स कौन कौन से थे जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। वैसे ये बताना चाहे तो मर्जी है, छोड़ना चाहे तो छोड़ दें। अभी आपने जो है वो बताना है कि रीजंस क्या है, क्यों, किन रीजंस की वजह से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज हो रही है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो बेटा जियो पोलिटिकल लोकेशन पाकिस्तान की, उसके अलावा जो एक पावर वर्ल्ड ऑर्डर है चेंज हो रहा, ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है, चाइना का राइज हो गया। उसके बाद हमारी जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो भी हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो दोबारा से देखें। हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स देखें ना, अफगानिस्तान के साथ पहले हम तालिबान को सपोर्ट करते थे, बट नाउ वी आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम तालिबान टूवर्ड्स नदरन अलायंस। हम उनकी तरफ जा रहे हैं, हम तालिबान को जो है वो छोड़ रहे हैं। तो ये हमारी सिक्योरिटी की वजह से हुआ। फिर मिडिल ईस्ट में जो मसले मसाइल हैं उसकी बेस पे हम जो है वो जा रहे हैं, अपने जो है वो ताल्लुकात शिफ्ट कर रहे हैं। अमेरिका का जो चेंजिंग बिहेवियर है टुवर्ड्स पाकिस्तान, या डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो हमें फोर्स कर रहा है कि हम लोग जो है वो अपनी पॉलिसी चेंज करें। और फिर उसके बाद आप जो है वो क्या कहते हैं, बता सकते हैं कि पाकिस्तान ने नई जो है वो पॉलिसी, उसके अंदर जो है वो, या फ्यूचर डायरेक्शन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की क्या होगी। मतलब पाकिस्तान जो है वो अब फ्यूचर में फोकस करेगा रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो, सिक्योरिटी के ऊपर वैल्यू देगा। पाकिस्तान जो है वो अपने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर ज्यादा सीरियस है। ये जो पाकिस्तान की एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी इमरान खान के दौर में, उसमें पाकिस्तान ने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बताए। अब यानी कि एनर्जी क्राइसिस हो गए, आपके आपके जो है वो क्या कहते हैं, वाटर क्राइसिस हो गए, इनको पाकिस्तान डील करने की भी कोशिश करेगा। उसके बाद पाकिस्तान एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश करेगा, रादर देन आप किसी की साइड लें। रादर देन आप किसी की साइड लें, पाकिस्तान जो है वो अब न्यूट्रल साइड पे जो है वो ज्यादा चलेगा। ठीक है। सर मैंने कॉन्ट्रास्ट और चेंजेस एक ही, ठीक है, बस कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको ना अलग से बना देते तो बेहतर था। एहसन बेटा आप ना मुझे ग्रुप में सेंड करें, ग्रुप में मैं चेक करता हूँ। और आखिरी टॉपिक बेटा ये इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस वाला टॉपिक जो है ना बेटा, ये इतना आसान टॉपिक था। माजरत के साथ मुझे आज जिस बच्चे ने कहा है ना कि सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसकी फेंटी लगाऊं पकड़ के। कि ये वो टॉपिक था जो हमने कहीं ना कहीं इस्लामियत में भी देख लिया, हमने तकरीबन रोना पीटना इसी टॉपिक का डाला हुआ है, इसी टॉपिक का डाला। हाँ, इंटॉलरेंस, आप किसी भी पॉलिटिकल इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस, आपकी ये सारी जो है चीजें इंटॉलरेंस में आती है ना। तो आप तो इंटॉलरेंस की काइंड्स बता सकते थे, जेंडर रिलेटेड इंटॉलरेंस आपकी आ गई, और फिर उसकी कॉजेज बतानी थी। जो कि एक बंदा जो सीएसएस की तैयारी कर रहा है, जो पीएमएस की तैयारी कर रहा है, उसको इतना तो अकल होती है कि यार पाकिस्तान के अंदर जो इंटॉलरेंस है उसकी कॉजेज क्या है, या पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी वजूहत है। लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक वजह है, टेररिज्म ही एक वजह है, लिंग्विस्टिक इश्यूज ही वजह है एक, और वे फॉरवर्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सीधा कर दें। कुछ तो आप इसका लिख सकते थे इसमें, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता था तो इसको तो डिसाइड कर सकते थे।
अब आज मुझे अफसोस हो रहा है, एक बच्ची के ऊपर मुझे बता रही है कि सर, बड़ी पढ़ने वाली बच्ची है, वो कहती है सर मैंने 1 घंटा, मुझे 3 4 टॉपिक आते थे लेकिन मैं 1 घंटा सिर्फ आउटलाइन रफ में बनाती रही हूँ, आउटलाइन ही रफ में बनाती रही हूँ। तो अब देखे ना, 1 घंटे में वो बेचारी आउटलाइन बनाती रही, उसको बाद में याद आया कि मैंने 2 घंटे का पेपर देना है, और फिर वो भागी है। तो भागी मतलब सेंटर से नहीं भागी बेटा, पेपर लिखने भागी है कि मैंने पेपर लिखना, पेपर पूरा नहीं हुआ उसका। तो थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा किया करें। इतना मैंने समझाया आप लोगों को बेटा पहले दिन जब हमने क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट किया था, कि किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज करना, फिर वही हरकतें आप लोग कर रहे हैं। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इस पेपर में पास हो जाएंगे। ज्यादा फेलियर रेशियो जो है ना, जो मुझे नजर आ रही है, वो प्रेसी के पेपर में नजर आएगी। लेकिन ऐसे के पेपर में मेजॉरिटी पास कर जाएगी और अच्छे नंबरों से पास कर जाएगी। पहला पेपर थोड़ा सा टफ था बच्चों के लिए, लेकिन जिसने मेहनत की, जिसने पढ़ा है, वो कर लेगा पेपर को। अब आगे जो है ना, आगे वाला पेपर में चैलेंजिंग पेपर सिर्फ आपका पाकिस्तान स्टडीज का है। इंशाल्लाह हम लोग उसको निकालेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज रात ना सोऊं, क्योंकि जब तक मैं क्लास में हूं मैं बिल्कुल एक्टिव रहता हूं। जैसे क्लास खत्म हुई फिर मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो मेक श्योर करेंगे कि काम पूरा करके सोएंगे, और अल्लाह ताला सुबह पेपर अच्छा कर देंगे। बाकी कुछ मैंने एक चीज नोटिस की है, पास्ट पेपर्स में तकरीबन कोई इक्का दुक्का साल होंगे, वरना हर साल ही बांग्लादेश के ऊपर सवाल आता है, बांग्लादेश के ऊपर सवाल आता है। अभी क्योंकि बांग्लादेश में सिनेरियो चेंज हो गया है, ठीक है, बांग्लादेश में सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया है, तो फिर अब जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे ये वाला सवाल पूछ लिया जाए कि जो मैंने स्टेटमेंट पूछी है ना। मुझे लगता है, देखिए मैं, मेरी बात हरफे आखिर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह एग्जामिनर जो है वो बच्चों को चेक करेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान या इंदिरा गांधी की ये जो स्टेटमेंट है ये गलत साबित हुई है, जस्टिफाई करें। तो उसके आर्ग्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वरना ढाका फॉल तो हमने किया ही हुआ है, वो सारी रीजंस पता है, लेकिन अब वो रीजन सारी की सारी यूजलेस नजर आ रही है मुझे। तो एक आर्ग्यूमेंट दूसरे तरीके से देके पूछा जा सकता है। एक वो सवाल, दूसरा पाक अफगान रिलेशन, इसके ऊपर जो है वो सवाल उम्मीद है पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, फायका आपने सही लिखा बेटा। अब जो बेटा आप करके आ गए ना, अब उसको छोड़े, अब जो आपने कर दिया ना, जिसने जो भी किया अब उस पे रहें, और बाकी जो है वो बाकी मामला बाद में देखेंगे। सना बिल्कुल ठीक है बेटा, आप सही जा रही हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं। चलें बेटा, मेरे ख्याल में अभी आप लोग जाएं, आराम करें, और इंशाल्लाह रात 9 बजे हम लोग मिलेंगे, तब हम उर्दू की तैयारी करेंगे, और उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ की तैयारी करेंगे, जिसमें हम फिल इन दी ब्लैंक्स भी तैयार करेंगे और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरे लिए भी दुआ करें, और आप अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो कल आपका पेपर आसान कर दें। शुक्रिया।